जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी तक हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 क्लास करी है, जिसमें से हम लोगों ने अभी बक्कल कैविटी, ओसोफेगस और स्टमक के बारे में पढ़ लिया है। आई थिंक आप लोगों को वो समझ में भी आया होगा। अब हम लोग इसके आगे वाले भाग में, जिसे छोटी आंत कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास। तो छोटी आंत यहाँ पर होता है। अब छोटी आंत से पहले जो है हम लोग 2 ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बिना उसके समझे छोटी आंत में पाचन क्रिया कैसे होती है वो बातें समझ में नहीं आएंगी। तो अब पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद लिखवाया जाएगा। सबसे पहले जो है, जब पेट के दाहिनी तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे लीवर कहा जाता है, और पेट के बाईं तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अग्न्याशय कहा जाता है। लीवर को यकृत कहते हैं और अग्न्याशय को पैनक्रियाज कहा जाता है। यहाँ से कुछ एंजाइमों का स्रावण होता है, जिसके माध्यम से हमारे भोजन की प्रक्रिया आसान तरीके से हो जाती है। यकृत से जो है पित्त रस का स्रावण होता है, जो कि बहुत ही कसैला या कड़वा कह सकते हैं। वही होता है जो क्षारीय माध्यम में होता है, इसकी आगे पढ़ेंगे। और दूसरी तरफ जो है अग्न्याशय जो है वो भी एंजाइम का स्राव करता है, जिसे हम लोग एक टाल से याद कर सकते हैं। टी से ट्रिप्सिन होता है, ए से इमाइलेज होता है और एल से लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और ए से इमाइलेज होता है, इमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। और जो तीसरा होता है उसे हम लोग TAL, एल से लाइपेज होता है जो वसा का पाचन करता है। अब यकृत से जो पित्त रस निकलता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। यही माध्यम जब पेट में हमारे लोग के जो भोजन है वो कायम रूप में हो चुका है, पिछली क्लास में पढ़ाया गया है। कायम जब पेट से आगे निकलता है, छोटी आंत में पहुंचने वाला होता है, तुरंत ही जो है लीवर यहाँ से पित्त रस का स्रावण करता है और वो जाके कायम में मिल जाता है, और अम्ल और क्षार जो है दोनों मिल जाते हैं। जो यकृत से निकलता है पित्त रस वो बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होता है, इस कारण से हमारा पूरा भोजन क्षारीय हो जाता है। अभी हमारे भोजन में जो है वसा नहीं पचा था, क्योंकि वसा को पचने के लिए माध्यम क्षारीय होना आवश्यक होता है। यहाँ पर अब माध्यम क्षारीय हो गया है पित्त रस के कारण, तो अब जो है वसा का पाचन यहाँ होना शुरू होगा। यही प्रक्रिया जब क्षार जो है यकृत से निकला हुआ पित्त रस भोजन में मिल जाता है और माध्यम को क्षारीय बना देता है, तो इस प्रक्रिया को ही पायसीकरण या इमल्सीकरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इमल्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ये कई बोर्ड के एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से जो एंजाइम निकलते हैं वो छोटी आंत में पहुँचते हैं। सबसे पहले हम दोनों ग्रंथियों के एंजाइम के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन क्या होता है और वे कार्य कैसे करते हैं। तो आइए लिखते हैं। इसको लीवर कहा जाता है, लीवर ग्लैंड इसको कहते हैं, और इसको पैनक्रियाज ग्लैंड या अग्न्याशय कहा जाता है। पैनक्रियाज कहा जाता है। अब देखिए, भोजन पेट के दाहिनी तरफ लीवर ग्लैंड मतलब यकृत ग्रंथि पाई जाती है, और पेट के बाईं ओर पैनक्रियाज ग्रंथि जिसे अग्न्याशय ग्रंथि कहते हैं। लीवर ग्लैंड जो है वो पित्त रस बनाता है। बनाने के बाद जो पित्त रस जहाँ पर इकट्ठा होता है, स्टोर संग्रहण जहाँ पर होता है पित्त रस का, उसे गाल ब्लैडर या पित्ताशय कहा जाता है। इसे ये जो छोटी सी संरचना पाई जाती है इसे गाल ब्लैडर कहते हैं। यहीं पर पित्त रस जो है आगे रुका रहता है, और जब हमारा भोजन कायम रूप में छोटी आंत में प्रवेश करने वाला रहता है तो ये पित्ताशय से निकलता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पित्त रस को निकलने के लिए उत्तेजित करता है, तो उसे हम लोग कोलेसिस्टोकाइमिन कहते हैं। क्या कहा जाता है? कोलेसिस्टोकाइमिन कहते हैं, जो
पित्ताशय से पित्त रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। इसी प्रकार पैनक्रियाज में भी जो ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज पाया जाता है, उसको उत्तेजित करने के लिए एक हार्मोन स्रावित होता है, उसे बोलते हैं सिक्रेटिन। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए लिख लेते हैं कि लीवर में क्या क्या होता है। लीवर से सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि यहाँ से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। लीवर ग्लैंड, लीवर ग्लैंड से पित्त रस, जिसे बाइल जूस कहा जाता है, बाइल जूस का स्रावण, सिक्रेशन होता है, स्रावण होता है। यही जो है माध्यम को क्षारीय बनाता है भोजन को, जिसके माध्यम से वसा का पाचन होता है। लीवर से जो है बाइल जूस, जिसे पित्त रस कहा जाता है। पित्त रस का स्रावण होता है। ये जो है माध्यम को क्षारीय कर देता है। इसी वजह से जो है पचता है हमारा वसा। अब एक गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, लिख देते हैं पित्त रस, पित्त रस का संग्रहण पित्त रस का संग्रहण पित्ताशय में होता है। पित्त रस का संग्रहण पित्ताशय में होता है। पित्त रस को स्रावित होने के लिए जो उत्तेजित करता है, उस हार्मोन को कोलिसिस्टोकाइनिन कहा जाता है। पित्त रस को एक हार्मोन उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है, जिसे कोलेसिस्टोकाइनिन कहा जाता है। कोलेसिस्टोकाइनिन कहते हैं। हम लोगों ने लीवर तक की बात पूरी कर ली है। अब लीवर के बाद अगला है पैनक्रियाज, जिसे अग्न्याशय कहा जाता है। यहाँ से 3 तरीके के एंजाइम का स्रावण होता है। क्या है? ये पहली ग्लैंड थी जो पाचन में सहायक होती है, और दूसरी है पैनक्रियाज, जिसे अग्न्याशय कहते हैं। अग्न्याशय। अब यहाँ देखने योग्य बात है अग्न्याशय कैसे। यहाँ से तीन तरीके के एंजाइमों का स्रावण होता है। इसको हम लोग टाल से याद कर सकते हैं, टी, ए और एल से। टी से टाइलिन हो जाएगा, सॉरी ट्रिप्सिन हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा टी से। ए से इमाइलेज हो जाएगा, एमाइलेज, और एल से लाइपेज हो जाएगा। तो 3 तरीके के अग्न्याशय से तीन तरीके के एंजाइम स्रावित होते हैं। टी से ट्रिप्सिन, ए से इमाइलेज, एल से लाइपेज। एक ट्रिक है टाल, जिससे आपको याद रहेगा कि अग्न्याशय से कौन कौन से एंजाइम का स्रावण होता है। तो 3 प्रकार के, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। भोजन में जो प्रोटीन होते हैं उनका पाचन ट्रिप्सिन के माध्यम से होता है। अगली बात, ए से एमाइलेज होता है, यह स्टार्च का पाचन करता है, यह स्टार्च का पाचन करता है। इसके आगे बात जो है एल से लाइपेज कहते हैं।
लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो है पेट में तो वसा पचता नहीं है, तो उसको पचाने के लिए क्यों नहीं पचता, क्योंकि माध्यम अम्लीय होता है यहाँ पेट में। जब हम लोग पेट से भोजन कायम के रूप में छोटी आंत में आने वाला रहता है, तो यहाँ से लीवर से पित्तरस का स्राव होता है, जो भोजन को माध्यम जो है भोजन को क्षारीय माध्यम बना देता है। उस क्रिया को ही इमल्सीकरण कहते हैं। वहाँ पर जब माध्यम क्षारीय हो जाता है तो छोटी आंत में उसका पाचन होता है। तो हम लोगों ने लीवर ग्लैंड और पैंक्रियाज ग्लैंड पढ़ लिया है। अब जो है हम लोग छोटी आंत के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए अब हम लोग छोटी आंत के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो छोटी आंत क्या होता है? छोटी आंत में पेट से होते हुए भोजन छोटी आंत में आता है। उसकी प्रक्रिया में एंजाइम क्या कार्य करते हैं उसको हमने बता दिया। अब छोटी आंत में आते हैं। तो छोटी आंत जो है पूर्ण पाचन का कार्य छोटी आंत में ही होता है। यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो क्या उसमें होता है उसके बारे में हम लोग को समझने की ज़रूरत है। तो छोटी आंत में भोजन जो है कायम के रूप में आता है यहाँ पर। तो जब कायम के रूप में आता है तो छोटी आंत तो काम पाचन का करती है, पूर्ण पाचन का। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? इसे डिओडेनम, जोजेनम और इलियम। जो डिओडेनम होता है वहाँ से किसी भी प्रकार के एंजाइम का श्रावण नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जो जोजेनम होता है वहाँ से भी किसी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है। जो तीसरा होता है उसे हम लोग इलियम कहते हैं। यहाँ कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जैसे इरिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया और सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया। इन तरीके के एंजाइम यहाँ से स्रावित होते हैं और ये सब भोजन को तोड़कर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, जिससे हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि हम लोग को ऊर्जा अमीनो अम्ल और ग्लूकोज के रूप में मिलती है, तो भोजन को तोड़कर वे लोग हमें अमीनो एसिड और ग्लूकोज में तोड़कर ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब क्या है उसका प्रक्रिया, उसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है डिओडेनम, डिओडेनम। दूसरा होता है जोजेनम, जोजेनम। और तीसरा होता है इलियम। डिओडेनम से कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता, कोई एंजाइम नहीं निकलता। डिओडेनम से कोई एंजाइम नहीं निकलता, जोजेनम से भी कोई एंजाइम नहीं निकलता। नहीं निकलता। इलियम से कई सारे एंजाइम निकलते हैं, जैसे इरिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। इन विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अब यहाँ पर भोजन कैसे टूटता है, प्रोटीन कैसे टूटता है, फिर क्या बनता है, लाइपेज किसको तोड़ता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है इरिप्सिन क्या काम करता है। हम लोगों ने भी पढ़ा कि भोजन जो प्रोटीन होता है ट्रिप्सिन उसको तोड़ देता है पॉलीपेप्टाइड में। ठीक, तो आइए लिख लेते हैं। प्रोटीन को तोड़ने का काम किसका था? ट्रिप्सिन का था। तो प्रोटीन को कौन एंजाइम तोड़ता है? ट्रिप्सिन।
किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसको इरिप्सिन तोड़ता है तो अमीनो अम्ल बनाता है। तो लिखते हैं पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड को इरिप्सिन अमीनो एसिड में तोड़ देता है। इरिप्सिन अमीनो अम्ल में तोड़ देता है और यहीं से ऊर्जा मिलती है हम लोग को, अमीनो एसिड। और जो वसा होता है उसे लाइपेज तोड़ता है। लाइपेज तोड़ता है किसमें? फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल में। फैटी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। तो भोजन कैसे टूटता है उसके बारे में एक प्रक्रिया होती है यहाँ पर। किसमें टूटा? प्रोटीन को जो है ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, पॉलीपेप्टाइड को इरिप्सिन अमीनो अम्ल में तोड़ देता है और वसा को लाइपेज फैटी अम्ल में तोड़ देता है। तो हम लोगों ने इतना फंक्शन पढ़ लिया। अब छोटी आंत में जो है यहाँ तक हम लोग को ऊर्जा मिल गई है, अमीनो अम्ल और 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। तो छोटी आंत में पूरी तरीके का पाचन हो जाता है। और क्वेश्चन ये पूछता है कि पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो पूर्ण पाचन छोटी आंत में इलियम के भाग में, पार्ट में होता है, डिओडेनम जोजेनम में नहीं, इलियम में, क्योंकि यहीं पर सारे एंजाइम पाए जाते हैं और यहीं पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो हम लोगों ने छोटी आंत के बारे में पूरे पार्ट और उसमें क्या कौन सा एंजाइम क्या काम करता है उसके बारे में पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाएंगे। आइए अब बड़ी आंत के बाद देखते हैं कि उसमें कैसे क्या होता है। बड़ी आंत जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो है बड़ी आंत में पाचन क्रिया नहीं होती क्योंकि छोटी आंत तक पाचन क्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो बड़ी आंत किस लिए होता है? तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। भोजन में हम लोग जो खाते हैं, पानी भी पीते हैं, तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत कौन सी है? ये अंदर वाले पोर्शन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और ये जो बाहर का हिस्सा है इसे हम लोग बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, पहली बात। आइए लिखते हैं जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ये पहली बात हो गई। और क्या होता है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण और कुछ खनिज पदार्थों का भी अवशोषण होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, उसको नोट भी चलिए बाद में लिखवा लेंगे। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है और खनिज तत्वों का भी अवशोषण होता है। तो भोजन बड़ी आंत से होकर कहाँ जाता है? हमारे रेक्टम में जाता है। जिसे मलाशय कहा जाता है। वहाँ पर भोजन जो है वेस्टेज के रूप में रुका रहता है और हम लोग
उसके बाद एनस के माध्यम से वेस्टेज को बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है कि कैसे होता है। बड़ी आंत के भी कई पार्ट होते हैं, उसको आइए लिखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, ये 4 भाग में बटा होता है। सबसे पहले को सीकम कहते हैं, दूसरा कोलोन होता है, तीसरे को रेक्टम कहते हैं और चौथे को एनस कहा जाता है। सीकम यहाँ पाया जाता है, वो भी जल का अवशोषण ही करता है। कोलोन जो है 3 तरीके के होते हैं। कौन से? ये जो क्षैतिज कोलोन है इसे ट्रांसवर्स कोलोन कहा जाता है। ट्रांसवर्स कोलोन जो आगे बढ़ता है, मतलब ऊपर जा रहा है, उसे असेंडिंग कोलोन कहा जाता है। इसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं। असेंडिंग कोलोन कहा जाता है। और जो नीचे जा रहा है इस वाले पोर्शन को डिसेंडिंग कोलोन कहा जाता है। डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। तो क्षैतिज को ट्रांसवर्स कोलोन, ऊपर जाएगा तो असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स, नीचे आएगा तो डिसेंडिंग कोलोन। एक कोलोन का पार्ट है। रेक्टम में जो है हमारे वेस्टेज को इकट्ठा, जैसे मलाशय कहा जाता है, वहाँ पर वेस्टेज इकट्ठा रहता है और एनस के माध्यम से हम लोग वेस्टेज को बाहर निकाल देते हैं। तो हम लोगों ने बड़ी आंत के बारे में पढ़ लिया। बड़ी आंत के बारे में बात यह है कि जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है और खनिज पदार्थों का भी अवशोषण यहाँ पर होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस। और उसमें क्या प्रक्रिया होती है हमने उसको पढ़ लिया है। यहाँ नोट करके एक बात लिख लीजिएगा जो बतानी थी, छूट गई। नोट पहला पॉइंट यह है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक शरीर में पहुंचाए जाते हैं। क्या? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। और जो वसा होता है वो जो है लसिका के माध्यम से जो है पहुंचाया जाता है कोशिकाओं तक। ये दोनों बात आइए नोट करते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रक्त के माध्यम से कोशिका तक पहुंचते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रक्त के माध्यम से वह कोशिका तक जाते हैं। और जो वसा है, वसा लसिका के माध्यम से, लसिका जिसे लिम्ब भी कहा जाता है, लसिका के माध्यम से कोशिकाओं तक जाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने आज छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में पढ़ लिया और क्या क्या उसकी प्रक्रिया होती है, कहाँ से कौन से एंजाइम निकलते हैं, वे पाचन की क्रिया में कैसे भाग लेते हैं, कौन सा प्रोटीन को पचाता है, कौन वसा को, कौन जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, स्टार्च को पचाता है। हर तरीके के हम लोगों ने जो पाचन क्रिया में संबंधित चीज़ें होती हैं उसको पढ़ लिया और एक एक पार्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आप लोग को पाचन तंत्र समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसकी जो है प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।